तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। जैसे जानते हैं बेटा, 10th क्लास की साइंस का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका, जिसका कल हमने फर्स्ट लेक्चर पहले ही पार्ट का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रखा है ना। आज सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, और संतुलित करना जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सही है, तो चलते बेटा, सबसे पहले लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये रासायनिक समीकरण को क्या करना है बेटे, हमें संतुलित करना है। जैसे बेटे मैं समीकरण ले लेता हूं एक मैंने लिया Mg, सही, और उसके बाद मैंने लिया O2, सही, MgO2, और हम जानते हैं MgO2 को क्या करेंगे, अरे भैया सही से खींच जाओ, आओ, क्या बनेगा बेटा, यहाँ से MgO बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन के आएगा बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब बेटा देखो, आप जानते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण में क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि कोई द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक रूप से उसे क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। सही है, मतलब द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न करते हैं और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि देखो ये समीकरण है हमारी ये वाली। अब इसमें Mg और O2 जिस अनुपात में, यहाँ पे उत्पाद भी उतने ही अनुपात में बन के आएगा, उतने ही द्रव्यमान में बन के आएगा, ठीक है। तो जैसे हम पता करते हैं, देखो Mg क्या होता है, Mg होता है हमारा 14, ठीक है। Mg का परमाणु क्रमांक कितना है, 14। अब तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 14 है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होने वाली है, 14 का 2 गुना करो लगभग, और गुणा का 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुणा का 2, सही है। तो ये 16 28 एकम 28 हो जाएगा, प्लस 16 दूनी का 32, जोड़े इन दोनों को तो कितना हो जाने वाला है, 0.60 हो जाने वाला है, सही है। इनका जो द्रव्यमान है, इन दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान है कितना है बेटा, 60 ग्राम है। तो बेटा ये वाला उत्पाद भी उतने ही ग्राम में बनने वाला है, सही। अब उतने ही ग्राम में बनेगा तो भाई संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो इसे भी देख लेते हैं। तो Mg 28 गुणा 1, ठीक है, और प्लस बात करूँ ऑक्सीजन कितना 1 है, ऑक्सीजन का 28, तो अभी कितना हुआ बेटा, तो 28 एकम 28 प्लस 16 एकम 16, तो ये 40 के बराबर हो ही नहीं रहा है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अगर इधर जितना हमने अनुपात में लिया है, जितना भी कोई भी वस्तु हमने यहाँ पे जितने भी द्रव्यमान में ली है, उसका उत्पाद भी उतने ही द्रव्यमान में बनेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का मान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है द्रव्यमान को, ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, सही है। तो इस वजह से बेटा अगर यहाँ पे 60 ग्राम है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 60 ग्राम ही बनने वाला है। तो इसका मतलब हमें संतुलित करने की जरूरत है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लेने ही पड़ेंगे, सही। अब Mg के तो 2 गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं बेटे, तो यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे, सही है ना। आई होप बात समझ में आई होगी आपको। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटे, यहाँ से एग्जाम्पल्स लिया मैंने C प्लस का O2, तो कितना बनाएगा बेटा, CO2, C प्लस का O2 क्या बनेगा, CO2। अब C आप जानते हैं C का कितना होता है, C 1 है। अब और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12, प्लस 2 गुणा इसका द्रव्यमान संख्या 16, तो बेटा यहाँ पे कितना बना, बस 12 एकम 12 प्लस 16 दूनी का 32, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 4 44 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है बेटा, 44 ग्राम ही आने वाला। मतलब पहले संतुलित कर लेते हैं तब समझाते हैं। जैसे यहाँ पे O2 के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी
सी का 1 है, यहाँ पे भी, तो बेटा इसका भी 44 ग्राम ही होने वाला है द्रव्यमान। सही है। तो इस वजह से हमें संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहाँ लगा हुआ, इस वजह से हमें समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और संतुलित कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे O2 पर CO2 बना हुआ तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, और यहाँ पे अगर C है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। फिर आगे अगर मैं बात करूँ और ले लेते थे एग्जाम्पल से, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इधर ही ले लो, कौन ले लेते हैं, क्या ले लें, हटाओ, Al प्लस का O2 ले लेते हैं, Al प्लस का O2, तो क्या बनेगा बेटा हमारा यहाँ पे Al2O3, Al2O3। तो देखो यहाँ पे बेटा L के कितने हैं, 2 हुए, क्योंकि हम जानते हैं, समझो पहले हम कैसे लिख देते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर L के कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 लिया है, इसका मतलब हमें संतुलित करने की जरूरत है। तो अगर L यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अब समझो O तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे तो 2 ही है, इसका मतलब हमें 3 करना पड़ेगा, तो 3 दूनी का 6, अब 6 हो गया तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा हमें, तभी तो 3 दूनी का 6 होगा जाके। तो O तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 दूनी का 4, एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, इसका मतलब यहाँ पे 2 ना होके 4 होने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। सही है, अयो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जल्दी से आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटे। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो डाले हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से। तो बेटा ये निम्न प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की, जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, योगात्मक, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। सेकंड के पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट होता है बेटे मेरे पास, सेकंड पॉइंट होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद होती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सही, इनके मुख्य रूप से इनके बारे में ही डिस्कशन कर रहे होंगे हम, ठीक है। ये निम्न अभिक्रियाओं और इनके बारे में ही बेटा हमसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन्हीं 4 अभिक्रियाओं के बारे में मुख्य रूप से हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सही, आगे मैं बात करूं थोड़ा सा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के भी कुछ प्रकार हो जाते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं। एक को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन। अगली बार बात करूं बेटा ऊष्मीय वियोजन के बाद विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन,
और इसके बाद में बात करूँ बेटे तो पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण वियोजन, प्रकाश वियोजन अपक्रिया जैसे बोल सकते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। यही बेटे चार अपक्रियाएं जो है हमारे एग्जाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह रहती है और इन्हीं चार अपक्रियाओं से हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक या वियोजन अपक्रिया क्या होती है। तो योगात्मक या वियोजन अपक्रिया क्या होती है उस चीज को समझो। अगर बेटा मैं मान लेता हूं मेरे पास दो अभिकारक हैं, कैसे, मेरे पास दो अभिकारक हैं, नाम ले लेता हूं इनका, ए प्लस का बी है मेरे पास, सही है, ए अब प्लस का बी है, दो उत्पाद लें या दो से ज्यादा ले सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि दो ही उत्पाद लें, दो से कम नहीं होने चाहिए अभिकारक, सही उत्पाद की बात, सॉरी अभिकारक दो से कम नहीं होने चाहिए, अभिकारक दो से अधिक हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दो से कम नहीं होने चाहिए। तो दो हमने मान लिया, दो अभिकारक हमारे पास ए और बी है और ये दोनों आपस में रासायनिक सहयोग करें और सहयोग करके एकल उत्पाद बना लें। कैसे बना ले बेटा, एकल उत्पाद। और यदि भी एकल उत्पाद बनाते हैं तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा, हमारी योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके क्या करें बेटा, एकल उत्पाद का निर्माण करें। अगर एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो वह अपक्रिया योगात्मक या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो इसके और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटे। हमारे पास हमने मान लिया C प्लस का O2 है, तो यही बनाएगा कि CO2 बनाएगा। ठीक है। ऐसे ले लो H2 प्लस का O2, तो ये भी किसका बनाएगा, हमारा H2O बनाएगा। संतुलित करके देख लो बेटा, ये तो संतुलित है ही, इसे संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन के दो हैं, सही है, ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन यहाँ पे दो लगाने पड़ेंगे, तभी तो ऑक्सीजन के दो, तो ऑक्सीजन के दो हो गए लेकिन हाइड्रोजन के दो नहीं है, चार हो गए। तो इधर भी हम दो दूनी का दो लगाने की वजह से दो दूनी का हमारा चार हो जाएगा। सही है। तो ये तो हमारी योगात्मक अभिक्रिया है। अभी मोटी मोटी बात है, फिर ये डिटेल से समझेंगे। अब बात आती है बेटा हमारे पास वियोजन अपक्रिया। अब वियोजन अपक्रिया में क्या होगा कि इसमें एकल ही उत्पाद, एकल ही अभिकारक होगा। अब यही एकल अभिकारक क्या करें हम, एकल अभिकारक को क्या करें हम, चाहे ऊष्मा दे रहे हैं, चाहे विद्युत देकर, चाहे हम क्या करें प्रकाश देकर वियोजित करते हैं। और वह अब एकल अपकारक जो है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो बोलेंगे डेफिनेशन में कि जब एकल अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया ही, यह अपक्रिया ही क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और यदि उसमें वियोजन, उसमें जो वियोजन हुआ अगर ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुआ तो बोलेंगे वो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया थी। और यदि हमने विद्युत देकर उसका वियोजन किया है तो बोलेंगे विद्युत वियोजन अपक्रिया थी। और यदि प्रकाश के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे प्रकाश वियोजन अपक्रिया थी। फिर अब बात आती है बेटा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया को मोटा मोटा से समझेंगे बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें अभिकारक तो लेंगे लेकिन अभिकारक में एक यौगिक होगा और एक उत्पाद होगा। क्या होगा, एक यौगिक होगा और एक क्या होगा, उत्पाद होगा। और यौगिक और उत्पाद की हम आपस में निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग कराएंगे और रासायनिक सहयोग कराएंगे तो जो तत्व है, जो हमारे पास जो तत्व है वो तत्व क्या करेगा, यौगिक में से जो तत्व होगा, कम क्रियाशील जो तत्व होगा उसे वियोजित करके उसकी जगह पर पहुंच जाएगा और क्या करेगा, एक नए उत्पाद का निर्माण कर लेगा। इसमें क्या होगा द्विविस्थापन अपक्रिया में। तो द्विविस्थापन अपक्रिया की मैं बात करूं बेटा, तो द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, इसमें भी अभिकारक तो होंगे लेकिन इसमें क्या होंगे, दोनों यौगिक के रूप में होंगे। अभिकारक जो होंगे वो कैसे होंगे, यौगिक के रूप में होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो यौगिकों के साथ जो तत्व जुड़े हुए होंगे, कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील तत्व, आपस में क्या करेंगे, रासायनिक क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे योगात्मक या संयोजन अपक्रिया के बारे में, उसके बाद में ही इनके बारे में डिस्कशन हम कर रहे होंगे। ठीक, चलते हैं। योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक या संयोजन
अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। है तो चलते हैं बेटे। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा में क्या बनेगा इसका। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करते हैं। रासायनिक सहयोग करके जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करें बेटे, निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया, तो ऐसे लिख लो, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं बेटा इसका। जैसे नंबर 1 लिख लेंगे, Zn प्लस का O और इनकी अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा ZnO। यहाँ से 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ZnO। आगे लिखेंगे बेटे C प्लस का O2 तो ये बनेगा CO2। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगला लिख लो H2O प्लस O2 बराबर क्या बनाएगा हमारा 2H2O और यहाँ पे 2 कर लेंगे। ठीक है, तो बैलेंस अभी करना सिखाया ही हमने आपको, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और भी लेना चाहते हो और भी ले लो, लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लेने अच्छा रहेगा। अगला लिख लो Al प्लस का O2 तो ये बना लेगा हमारा Al2O3। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 6, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। सही, जल्दी से आगे चलते हैं बेटे। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद किसके बारे में, हम पढ़ेंगे वियोजन क्रिया के बारे में। सी वियोजन क्रिया क्या होती है उसके बारे में। तो डालते इसे, आयो बात समझ आ रही होगी। वियोजन लिख लो थोड़ा पास से, वियोजन अभिक्रिया। सही, वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लिखेंगे जब एकल उत्पाद को ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश द्वारा दो या दो से
अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में वियोजित करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाने वाली है बेटे? तो यह अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे लिखेंगे, किसको लिख लें? कौन सा बेस्ट रहेगा? Na ले लो, Cl, और NaCl को क्या करेंगे बेटा? हम जल में घोलेंगे, जल वियोजन, जल में घोलेंगे अब भाई जल में घोलेंगे तो जल में घोलेंगे, और जल में घोलने के बाद क्या करेंगे बेटा? हम इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा का हम प्रवाह कर देंगे, और विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो Na प्लस और प्लस Cl N में वियोजित हो जाएगा। सही है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगी हमारे पास। और एक दो एग्जाम्पल्स लिख लो इसका। ZnO क्या करेंगे हम? इससे अगर क्या करें, ऊष्मा देते हैं और ऊष्मा देंगे बेटा तो क्या होगा? यहाँ से ये Zn प्लस का O2 में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरीके से ये 2 और यहाँ पे भी 2 ले लो। ठीक है, तो आज का सेशन बस यही रखते हैं बेटा। कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।